ईटी नाउ स्वदेश में आपका स्वागत है। शो में आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। अमेरिकी क्रूड इन्वेंट्री में कमी और इजरायल ईरान युद्ध विराम से कच्चे तेल में रिकवरी की कोशिश। ब्रेंट क्रूड का भाव $68 के करीब पहुंचा। एमसीएक्स पर भाव 5,600 रुपए के पास। इजरायल ईरान सीज फायर और कमजोर डॉलर के बीच सोने में स्थिरता। कॉमेक्स गोल्ड $3350 के करीब। एमसीएक्स पर भाव 97,300 रुपए के पास। इजरायल ईरान सीज फायर, कमजोर डॉलर से चांदी को भी मिल रहा है सपोर्ट। कॉमेक्स पर चांदी $36 के करीब। एमसीएक्स पर भाव 1,06,500 रुपए के पास। बेस मेटल्स में मिला जुला कारोबार, करीब 0.25% तेजी के साथ। कॉपर 887 रुपए और जिंक का वायदा 297 रुपए के करीब। हल्की नरमी के साथ एल्युमिनियम 246 रुपए और लेड का वायदा 180 रुपए के पास। जीरे को छोड़ सभी मसालों में नरमी, हल्की गिरावट के साथ। हल्दी का वायदा 13,800 के करीब। धनिया का वायदा 7,000 रुपए के पास। करीब आधे % की तेजी के साथ जीरा का वायदा 19,650 रुपए के ऊपर। कमजोर ग्लोबल और घरेलू मांग से ग्वार में नरमी का रुख। ग्वारगम का वायदा 9,400 रुपए तक लुढ़का। ग्वार सीड का वायदा 5,100 रुपए के पास। नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स और हाजिर बाजार की खबरें भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप किसान हैं तो आप हमें अपने खेती किसानी से जुड़े हुए वीडियो ज़रूर भेजिए। आपकी जो भी समस्याएं हैं उसे आप हमें शेयर कर सकते हैं। अब आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएंगे, पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाएंगी आपकी आवाज़ को। तो आप हमारे नंबर 9136934065 इस नंबर को नोट कर ले। इस नंबर पे आप अपना वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और साथ ही सोशल मीडिया पेज के जरिए भी आप हमें भेज सकते हैं। हर शिकायत को आप भेजें, आपकी जो भी दिक्कतें हैं खेती में उन दिक्कतों को हमसे साझा करें। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपनी समस्या भेजें, वीडियो बना ले। अगर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी आप हमें अपनी दिक्कतें भेज सकते हैं और आपकी आवाज़ को हम सरकार तक ज़रूर पहुँचाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कमोडिटी मार्केट की शुरुआत कर लेते हैं कि किस तरह की चाल दिख रही है नॉन एग्री मार्केट में। आज कमजोरी है एनजी में और क्रूड में, ये दोनों कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। हालांकि शुरुआती कारोबार में थोड़ी तेज़ी थी, लेकिन धीरे धीरे ये गिरावट बढ़ी है। और जिंक तेज़ है, चांदी तेज़ है, कॉपर तेज़ है और एल्युमिनियम में हल्की तेज़ी है। बाकी सारे में नॉन एग्री मार्केट में कमजोरी का ही रुख देखने को मिल रहा है। गोल्ड भी कमज़ोर अब हो गया है। हमारे साथ मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से और कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक के रिसर्च हेड हैं। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं चांदी से। चांदी आज तेज नज़र आ रही है, क्या लग रहा है चांदी अभी भी खरीदारी के लिए सही है और क्या वजह है चांदी की तेजी के पीछे? आगे कौन से लेवल आप देख रहे हैं चांदी में? नमस्कार विश्वमोहन जी। हमने यहाँ पे जो सीज फायर के बाद एक करेक्शन देखा था सोने और चांदी की कीमतों में, तो वहां से हमने देखा है कि चांदी फिर से एक अच्छी रिकवरी जो है दिखाती हुई नजर आई है। उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि इंडस्ट्रियल मेटल्स में यहाँ पे सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही डॉलर इंडेक्स में जो कमजोरी है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो नेटो नेशंस की अभी मीटिंग कंक्लूड हुई है, वहां पे सारे देशों ने मिलकर जो रक्षा बजट है उसको 5% उनके जीडीपी के करने के बराबर जो है सहमति दी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो औद्योगिक मांग है चांदी की आने वाले समय में और भी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो उसी के चलते हम देख रहे हैं कि चांदी में लगातार यहाँ पे निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है। हमारा मानना है यहाँ पे आज के सत्र में भी चांदी में बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। जो जुलाई का वायदा है 1,05,800 के स्तर पर बाय करना चाहिए। 1,05,200 का स्टॉप लॉस रखें और इंट्राडे के लिए लक्ष्य यहाँ पे 1,07,000 तक का रखा जा सकता है।
तो चांदी को लेकर आपका ये नजरिया है। और गोल्ड में सर आज सुस्ती काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि डॉलर और यील्ड में गिरावट से सपोर्ट ज़रूर मिलना चाहिए था, लेकिन वो सपोर्ट दिख नहीं रहा है। यहाँ पर सीज फायर की खबर से यहाँ पर दबाव बन रहा है। साथ ही यूएस फेड चेयर जेरम पावेल साहब का जो बयान था, उन्होंने ब्याज दरों में कटौती के लिए अभी संकेत नहीं दिए हैं। राजनीतिक दबाव के बावजूद उनका रुख बरकरार है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ तौर से कहा है कि टैरिफ का जो असर है वो बहुत ज़्यादा महंगाई पर नहीं दिखेगा और आगे जो विंडो है वो खुले हुए हैं ब्याज दरों में कटौती की, लेकिन जून में कटौती होगी कि नहीं इसको लेकर अभी भी असमंजस है। हालांकि 2-3 अहम डेटा हैं जिस पर बाजार की नज़र रहेगी। आज यूएस में Q1 जीडीपी के फाइनल नंबर आने वाले हैं, जॉबलेस क्लेम के नंबर आने वाले हैं और कल पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नंबर भी आएंगे। मनोज जी, क्या हो रहा है गोल्ड में? गोल्ड में क्या अब थोड़ी गिरावट और बढ़ सकती है क्या, या कुछ तेजी अभी भी बाकी है? कंसोलिडेशन हमारा मानना है कि विश्व मोहन जी यहाँ पे सोने में देखने को मिलेगा। और जब तक यूएस की ओर से ब्याज दरों में कटौती को लेकर के क्लैरिटी नहीं है, तब तक एक कंसोलिडेशन यहाँ पे कीमतों में 3,280 से $3,400 के बीच में बना रह सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वहां लगातार प्रेशर है। साथ ही जो डॉलर में कमजोरी देखने को मिल रही है उसका सपोर्ट यहाँ पे सोने की कीमतों में बना हुआ है। तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ कंसोलिडेशन बना रह सकता है। जो रेंज है सोने के लिए वो 96,000 से 98,800 की यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। तो हमारा मानना है कि कंसोलिडेशन के दौर में सोना अभी यहाँ पे गुजरता हुआ नजर आएगा सकता है। कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चे तेल को लेकर अहम खबर यह है कि अगले हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत होगी, बैठक होगी। बातचीत का मकसद मिडिल ईस्ट में तनाव को कम करना है। और लेकिन ट्रंप ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन को फिर से दोहराया है और ईरान के तेल एक्सपोर्ट पर सख्त प्रतिबंध भी इनमें शामिल है। हालांकि ट्रंप की तरफ से इस बात के भी संकेत दिए हैं कि इन प्रतिबंधों में कुछ ढील दी जा सकती है और चीन को ईरानी ने कच्चा तेल खरीदने की छूट मिल सकती है। हालांकि चीन पहले से भी खरीद भी रहा है। क्या लग रहा है सर, इन खबरों के बीच कच्चे तेल की चाल आपको कैसी दिख रही है? और एक और अहम खबर है जो 6 जुलाई की बैठक है ओपेक प्लस की, जहां पर अगस्त में उत्पादन पॉलिसी पर फैसला होने वाला है। क्या होगा सर, कच्चे तेल में और गिरावट बढ़ेगी क्या? कच्चे तेल में हमारा मानना है कि यहाँ पे गिरावट थोड़ी थमती हुई नजर आएगी क्योंकि सीज फायर के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी स्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिल सकती है ग्लोबल इकोनॉमी में। दूसरा, जो यूएस प्रेसिडेंट के बयान आए हैं ईरानियन ऑयल को लेकर के कि चाइना को वहां पे छूट मिल सकती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो भी जो है एक ओवरऑल ऑयल मार्केट को जो है सपोर्ट करने वाली खबर है। ओपेक प्लस की तरफ से यहाँ पे उत्पादन में बढ़ोतरी के और क्या संकेत आते हैं वो जरूर देखने वाली चीज होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि यूएस में जो डिमांड है वहां पे लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से कल जो यूएस ईआईए की रिपोर्ट आई, हमने देखा कि जो गैसोलीन की इन्वेंट्री है वहां बड़ी गिरावट देखने को मिली और मल्टी मंथ जो है हाइस पे वहां पे डिमांड जो है पहुंचती हुई नजर आई गैसोलीन की। तो इसके चलते हमारा मानना है कि कच्चे तेल में यहाँ पे निचले स्तर पर सपोर्ट जो है वो बने रह सकते हैं। वर्तमान में हमारा मानना है कि 5,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा कच्चे तेल के लिए। जुलाई वायदा की अगर बात करें तो भारतीय बाजारों में 5,570 के स्तर अगर मिलते हैं तो आज इंट्राडे में यहाँ बाय कर सकते हैं। 5,510 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य 5,680 तक के रखे जा सकते हैं। देखिए, सलाह आपकी तरफ से है। 5,680 के लिए ट्रेडिंग कॉल है इस पर। नेचुरल गैस आज कमजोर है, 307 तक आ चुका है जुलाई का वायदा। मनोज जी, क्या हो रहा है नेचुरल गैस में? यहाँ किस तरह की चाल आपको दिख रही है? क्या कॉल है आपकी तरफ से? नेचुरल गैस में हमारा मानना है कि 322 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और वो नेचुरल गैस ने ब्रेक किया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कीमतों में लगातार प्रेशर है। आज यहाँ पे यूएस की इन्वेंट्री के डेटा भी आना है, तो बेहतर होगा कि आज इन्वेंट्री के डेटा का वेट करें। और फिलहाल यहाँ पे कोई रणनीति नहीं रहेगी। हमारा मानना है कि एक बार जो अगला सपोर्ट लेवल है 296 298 का, वो नेचुरल गैस टेस्ट कर सकता है। तो थोड़ा वेट करना चाहिए आज इन्वेंट्री के डेटा तक नेचुरल गैस में कोई भी रणनीति बनाने के लिए। चलिए बेस मेटल्स की चाल देखते हैं। बेस मेटल्स में जिंक आधे % से ज़्यादा की तेजी दिखा रहा है, 258 रुपए के करीब। कॉपर भी तेज है, 886 के ऊपर है। एल्युमिनियम बिल्कुल सपाट है, 247 रुपए पे। और लेड भी दायरे में ही है, 180 रुपए 50 पैसे के ऊपर। तो एल्युमिनियम और लेड
बेहद सीमित दायरे में है। कॉपर में मामूली तेजी है, जिंक सिर्फ सबसे ज्यादा तेजी दिखा रहा है। मेटल्स की चाल आपको यहाँ से कैसी दिख रही है और कौन से मेटल्स जहां पे तेजी आपको ज्यादा दिख रही है और कहाँ मंदी दिख रही है सर मनोज जी? ओवरऑल यहाँ पे एक स्टेडी मूव देखने को मिल रहा है। कॉपर में हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली यहाँ पे बढ़त आती हुई नजर आई है और एलएमई पर जो कॉपर की कीमतें हैं काफी समय से $9,740 प्रति मेट्रिक टन को जो है एक रेजिस्टेंस के तौर पे फेस कर रही थी और कल हमने वो लेवल जो है टेस्ट होते हुए देखे थे। आज कीमतें सुबह से वो लेवल के ऊपर बनी हुई है, तो हमारा मानना है कि एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक अपवर्ड मूव जो है कॉपर की कीमतों में देखने को मिल रहा है। तो जो बढ़त है वो यहाँ कंटिन्यू हो सकती है। ओवरऑल बेस मेटल पेक में कॉपर यहाँ पे बेहतर लगता है और हमारा मानना है कि जो जुलाई का वायदा है वो 894 900 तक के लक्ष्य भी जो है शॉर्ट टर्म में टेस्ट कर सकता है। तो ओवरऑल बेस मेटल पेक में अगर कहीं रणनीति बनानी है तो कॉपर बेस्ट लगता है। जुलाई वायदा में 884 के स्तर पर बाय करिए। स्टॉप लॉस 878 का रहेगा और लक्ष्य 894 तक के रखे जा सकते हैं। तो कॉपर 894 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह यहां पर आ रही है। बेस मेटल्स पे कुणाल जी की भी राय ले लेते हैं। कुणाल जी, बेस मेटल्स में आज जिंक सबसे ज्यादा तेज है, बाकी तीनों सुस्ती नजर आ रहे हैं। आपको क्या पसंद है सर पूरे ही बेस मेटल्स पैक में? मैं ओवरऑल कमोडिटीज और बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि जिंक भी 260 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, कॉपर 900 रुपए की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है और एल्यूमिनियम 250 52 के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है। सो मेरा ध्यान ओवरऑल मेटल्स में है, तेजी का ही है। का रुख है कुणाल जी का। कुणाल जी को लगता है कि 900 के पार कॉपर निकल सकता है, 260 के ऊपर जिंक और 252 रुपए तक एल्युमिनियम जा सकता है। क्रूड और एनजी दोनों आज कमजोर नजर आ रहे हैं। क्रूड पर सर पहले बताइए, 6 जुलाई की बैठक भी है ओपेक प्लस की। अगले हफ्ते ईरान और यूएस में परमाणु डील को लेकर फिर से बैठक होने वाली है। इन खबरों को देखते हुए कच्चे तेल की चाल आपको कैसी दिख रही है सर? देखो, सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है कच्चे तेल में, एक तो सीज फायर, दूसरा बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है वो है रशिया प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहा है। ओके। तो रशिया अगर प्रोडक्शन बढ़ाता है तो दूसरे ओपेक प्रोड्यूसिंग नेशंस है वो लोग कहेंगे कि हम लोग भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। ओके। सो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है फ्रॉम द सप्लाई साइड बढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ से अच्छी तेजी देखने मिल सकती है, अच्छी गिरावट देखने मिल सकती है। 5400 तक क्रूड के प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। ओके, 5400 रुपए तक घरेलू बाजार में करंट लेवल से 200 रुपए से ज्यादा की मंदी आ सकती है। पोजिशनल राय है, ये ध्यान रखिएगा। अगर रशिया की तरफ से अगर बढ़ाया जाते हैं उत्पादन तो बाकी ओपेक मेंबर्स भी बढ़ाएंगे क्योंकि उनके पास भी स्पेयर कैपेसिटी है। नेचुरल गैस भी आज काफी कमजोर है कुणाल जी, 1.25% कमजोर है, 307 के करीब। यहाँ क्या लग रहा है? नेचुरल गैस के भी फंडामेंटल बहुत ज्यादा तेजी के नजर नहीं आ रहे हैं और मुझे लग रहा है नेचुरल गैस थोड़ा प्रेशर में रहेगा, दबाव में रहेगा। ईरान का जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस था उसके कारण हम देख रहे थे जो तेजी बनी थी, पर अभी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से लंबी तेजी अभी होगी। चांदी को लेकर क्या आउटलुक है? चांदी की तेजी बनी रहेगी या ये भी तेजी वाइप आउट हो सकती है आज? नहीं, चांदी में बुलिश है ध्यान। सिर्फ एक ही है, कॉमेक्स पे स्टॉक ज्यादा है चांदी का, इसकी वजह से थोड़ा बाजार अटक रहा है ऊपरी स्तरों पे 1,10,000 के आसपास। बट 1,06,000 में डरने जैसा नहीं लग रहा है, तेजी लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आप चांदी में 4 मंथ कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग कीजिए। फंडामेंटल व्यू बहुत तेजी का है। कुणाल जी, आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ नितिन गडकरी जी अब बात कर रहे हैं सप्लाई चेन फेस्ट में। पहले उनको सुन लेते, फिर मैं आपके पास आऊंगा। As compared with LNG, the cost of the LNG and average is concerned, we are going to save 45 to 50% cost in LNG and 60 to 65% in CNG. And after that, now this is the time that there are a lot of electric trucks. Already people are manufacturing and now they are going to launch their trucks into the market. So it is to be a great thing for the country that we are going to use electric trucks. In this hotel, just 2 months before, I got offered to launch a hydrogen truck from Tata.
The two trucks from Tata, they was on hydrogen fuel cell, and one was IC engine where we are using hydrogen. So we have already started a project of 600 crore in the 10 highways in the country where Tata, Volvo, Ashok Leyland, IOC, HPCL, all are there. And this is the first pilot project where hydrogen fuel stations are there. And now the trucks will run on the hydrogen as a fuel. So today the total scenario is going to change. Change in the fuel is not going to reduce only pollution, but it is going to reduce the logistic cost. Today, the way in which our automobile industry is changing, it is really a pride for the country. When I taken charge as the minister, the size of the industry was 13 lakh crore and our number was 7. After 4 months before, we surpassed Japan, and now in the world, our number is 3rd. The first number is USA, having the size of 78 lakh crore. Second number is China, their size is 47 lakh crore. And India, it is 22 lakh crore. Now the way in which our automobile industry is really doing excellent job. In two-wheelers, our 50% production of Bajaj, TVS, Hero and Honda, the whole is export. Even the company like Tata, Mahindra, their electric cars are very popular. Now waiting list is there. ओके तो ये थे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट फेस्ट में बोल रहे थे, और उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ चुका है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रक भी देश में लॉन्च किया जाए। फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट एक बड़ी चुनौती है, तो ऐसे समय में अब समय आ गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस किया जाए, ऑल्टरनेटिव एनर्जी पर फोकस किया जाए, एक बड़ी चर्चा करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कमोडिटी मार्केट का रुख कर लेते हैं। चांदी पे बात हो चुकी है कुणाल जी से, एक सवाल गोल्ड पर ले लेते हैं। कुणाल जी, गोल्ड में आज नरमी दिख रही है, शुरुआती कारोबार में थोड़ी तेजी थी, वो भी खत्म हो गई है, आगे की चाल आपको कैसी दिख रही है सर? देखिए, मेरा व्यू गोल्ड में तेजी का नहीं है। मुझे लग रहा है गोल्ड सेल ऑन राइज करना चाहिए। 97,500, 600 से गुड लेवल्स टू सेल, और मेरा व्यू सिल्वर में तेजी का है। सो बहुत टाइम बाद इतना मेजर डाइवर्जेंस मुझे लग रहा है कि आगे जाके सिल्वर गोल्ड को बहुत बड़ी मात्रा में आउट परफॉर्म कर सकता है। सो मैं बुलिश हूँ सिल्वर पे। जब गोल्ड अगर 1,000 रुपए नीचे आता है तो सिल्वर भी 1,000 रुपए 1,500 रुपए नीचे आ सकता है, बट मैं गोल्ड में बुलिश नहीं हूँ। में आपको तेजी ज्यादा नहीं दिख रही है यहां से, और चांदी आपको आउट परफॉर्म करती नजर आ रही है, डाइवर्जन आपको दिख रहा है, और इस बार चांदी पूरी तरह से आउट परफॉर्म करेगी गोल्ड को, ऐसा लगता है कुणाल जी को। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और पूरे नॉन एग्री मार्केट पर राय रखी। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद मनोज जी से एग्री मार्केट पर चर्चा करेंगे, साथ ही हमारे साथ लासलगांव मंडी के डायरेक्टर भी होंगे जयदत्त होलकर साहब, उनसे बात करेंगे प्याज को लेकर कि प्याज के मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ चर्चा होगी। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी, और चर्चा कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर उत्पादन को लेकर। आलू, प्याज, फ्रूट्स और बाकी वेजिटेबल्स के भी उत्पादन देश में 2024-25 में काफ़ी अच्छे रहे हैं। कई सारी फसलें हैं फल और सब्जियों के जहां पर रिकॉर्ड उत्पादन भी देखने को मिला है। प्याज का उत्पादन भी 65 लाख टन बढ़कर 3 करोड़ टन के पार निकला है। ये सरकार की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। हमारे साथ जयदत्त होलकर साहब हैं, डायरेक्टर है लासलगांव मंडी के, वाशी एपीएमसी के भी डायरेक्टर है। शुक्रिया सर। सर, प्याज का क्या हाल चाल है? प्याज के मार्केट में प्याज की खेती को लेकर आपके पास क्या रिपोर्ट है, और भाव आगे किस तरह के रह सकते हैं, और मौजूदा भाव क्या है? देखिए सर जी, अभी आपने जैसा कहा कि इस साल जो प्याज की जो फसल है ये बहुत अच्छी तरह से आया है, क्योंकि आपके वातावरण भी प्याज के लिए अच्छा था। लगभग अभी हमारा जो कृषि खाता है उन्होंने जो रिपोर्ट पेश किया है, लगभग 63% इस साल ज्यादा प्याज मंडी में आने वाला है। किसानों के पास अच्छी तरह से वो प्याज स्टोर किया हुआ है। बीच में बारिश की वजह से थोड़ा प्याज खराब हुआ है, लेकिन जितना प्याज इस साल आया है ये शायद पिछले 2-5 साल में कभी इतना प्याज में बढ़ोतरी नहीं देखी है। लगभग अगर पिछले साल की अगर बात करेंगे 36 लाख टन प्याज यहाँ पे उत्पादित हुआ था, और इस साल लगभग 60 लाख मीट्रिक टन प्याज की उत्पादन हुआ है।
तो ओके। प्याज अच्छी तरह से आया हुआ है इस साल। ओके। कुछ दिक्कत आगे के टाइम में नहीं रहेगी। ओके, तो भाव को सर किसानों को ठीक भाव मिल रहा है कि नुकसान हो रहा है? बम्पर सप्लाई है, बम्पर उत्पादन है तो नहीं, भाव तो कुछ ठीक तरह से नहीं मिल रहा है क्योंकि प्याज की बढ़ोतरी ज्यादा है वो आ रहा है। तो प्याज के जो दाम है वो कुछ ठीक से नहीं मिल रहे। तो हमारी ये मांग थी नाफेड की तरफ से कि प्याज को परचेस किया जाए, लेकिन वो परचेसिंग भी अभी तक शुरू नहीं हुई। ओके। और एक्सपोर्ट मार्केट में सर, एक्सपोर्ट में जो राहत दी गई थी, क्या उससे कुछ फायदा हो रहा है? नहीं, उसमें अभी हमने वो केंद्र शासन को कहा है कि उसको एक्सपोर्ट के लिए उन्होंने अभी सब्सिडी देनी चाहिए 10% जो पहले दिया जाता था, तभी जाके ज्यादा प्याज एक्सपोर्ट हो सकता है। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर चलिए अब एग्री मार्केट में बात कर लेते हैं मसालों की। मसालों पर आपकी राय क्या है मनोज जी? मसालों में हमारा मानना है कि यहाँ पे एक रेंज बाउंड जो है ट्रेड देखने को, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोरिएंडर में यहाँ पे 7000 के जो स्तर है कोरिएंडर का, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट एक होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। आज भी हमने निचले स्तरों से कुछ रिकवरी यहाँ पे कीमतों में बनते हुए देखी है। तो हमारा मानना है कि कोरिएंडर में शॉर्ट टर्म में 6770 का जो स्तर है वो पोजिशनली कोरिएंडर का कॉन्ट्रैक्ट जो होल्ड करता हुआ नजर आएगा। ग्रेजुअली कीमतें 7400 तक यहाँ जा सकती है। पोजिशनली अगर किसी को रणनीति बनानी है तो 7000 के आसपास यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। जीरा में हमने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। यहाँ पे 20,200 की रेंज में एक रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिल सकता है। तो निचले स्तरों से अगर बाइंग की है तो 20,000 के आसपास यहाँ मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। हल्दी में एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है, 14,650 यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण जो है सपोर्ट लेवल थे। उसके बाद यहाँ पे हल्दी ने लगातार गिरावट दिखाई है। तो हमारा मानना है कि हल्दी में यहाँ पे बेहतर होगा कि यहाँ पे रणनीति ना बनाए, दूर रहें। तो मसाला में ओवरऑल जो है कोरिएंडर ये लेवल पे पसंद आता है पोजिशनली बाय के लिहाज से। आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए जाते जाते आपको बता दूं कि 8 जुलाई से पहले देश भर में मानसून पहुंच जाएगा। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बनने की पूरी संभावना बन गई और इस सिस्टम से मानसून की रफ्तार बढ़ेगी और इसके बाद मानसून राजस्थान, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब में और आगे बढ़ेगा और आज मानसून दिल्ली, बाकी पश्चिमी यूपी और पंजाब को भी कवर कर सकता है। तो एक अहम अपडेट है मानसून के फ्रंट पर और आगे जुलाई के पहले हफ्ते में देश भर में मानसून की रफ्तार तेज हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जारी किया गया है। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे। ब्रेक के बाद अभिषेक आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ जंक्शन। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।